बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं, जो कि नेपाल से आ रही। नेपाल में महसूस किए गए हैं जलजले के शदीद झटके। काठमांडू और गिरदोनवाह में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 बताई जा रही है। जलजले का मरकज जिला खोटांग के करीब रहा। जराये के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नाज़रीन नेपाल से दे रहे हैं। नेपाल में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। काठमांडू और गिरदोनवाह में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत की अगर हम बात करें तो ये शिद्दत 6.0 बताई जा रही है। जलजले का मरकज जिला खोटांग के करीब था। जराये के हवाले से ये खबर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत की रिहाइशगाह पर छापा मारा। जराये के मुताबिक ईडी की टीम तहकीकात में ताउन न करने की वजह से संजय राउत के घर पहुंची है। वाज़ेह हो कि इससे पहले 20 जुलाई को इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दिल्ली में पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास का हवाला देते हुए ईडी हुक्काम के सामने पेश नहीं हुए थे। गुज़िश्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी हुक्काम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मुवक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। वहीं ईडी के छापे के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत की जानिब से कई ट्वीट्स किए गए। इन्होंने लिखा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अमित, कितने घंटे हो गए ईडी की छापामारी कार्रवाई की? संजय राउत ने कई ट्वीट्स किए हैं, अब तो महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई होगी। कितने घंटे मजीद और ईडी छापा की ये कार्रवाई जारी रख सकती है? क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, लगभग 3 घंटे हो गए हैं और ईडी के जो 10 से 12 लोगों की टीम है वो संजय राउत के घर पे है, से पूछताछ कर रही है। उनके जो विधायक हैं वहां से वो भी घर पे मौजूद हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। घर पे जो कागजात उन्हें खंगाले जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये मामले पहले मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू देख रही थी। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद ईडी ने ये मामला दर्ज किया। लगभग 1 फरवरी को ईसीआई दर्ज किया। प्रवीण राउत और उनके साथी सुधीर पाटकर कुल 7 ठिकानों छापेमारी की थी। इसके बाद 2 फरवरी को प्रवीण राउत गिरफ्तार किया गया था। प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के दोस्त माने जाते हैं। प्रवीण राउत का नाम पीएमसी स्कैम में भी सामने आया, जिसकी जांच चल रही है। जांच के दौरान पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बैंक से संजय राउत की पत्नी वर्षा के बैंक खाते में 55 लाख रुपए भेजे गए। इसका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में फ्लैट लेने के लिए किया था। इस मामले में वर्षा और माधुरी का बयान भी जो है दर्ज किया गया था। सुजीत पाटकर संजय राउत के बेटी एक वाइन ट्रेनिंग फार्म में पार्टनर है, ये भी जानकारी सामने आई थी। और पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने अलीबाग में ज्वाइंट जमीन खरीदी है, ये भी बात सामने आई थी। और अलीबाग का फ्लैट भी ईडी के रडार पे है। आपको याद हो कुछ दिन पहले कुछ संपत्ति भी जो है ईडी ने संजय राउत की कुर्क की थी इस पूरे मामले में। तो यहीं से संजय राउत का नाम जो सामने आया। उसके बाद उनको 1 जुलाई को बुलाया गया था। लगभग 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद लगभग 20 जुलाई 27 जुलाई को 2 सम्मन भेजा गया, लेकिन पार्लियामेंट सेशन चलते चलते वो पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकीलों के हाथ से मैसेज भिजवाया और 7 अगस्त तक का समय मांगा। लेकिन इस बार ईडी ने जो है समय न देते हुए जो है सीधा उनके घर पे पहुंच गई है और लगातार उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। आपको याद होगा कि इसी तरह नवाब मलिक का जब मामला चला था, इसी तरह सुबह सुबह जो है ईडी की टीम पहुंच गई थी। बाद में उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया गया, बाद में गिरफ्तारी दिखाई दी। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि पूछताछ लगातार चल रही है और जिस तरह से कॉपरेट न करने की बात ईडी के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं संजय राउत को जो है ईडी दफ्तर जो है ले जाया जा सकता है। जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्हें सम्मन भेजा जाएगा कि आप ईडी दफ्तर आज ही आइए, आपसे पूछताछ होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है वो ईडी खुद देखेगी। लेकिन इस कार्रवाई के चलते महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों जो इस कार्रवाई का विरोध कर साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के इशारे पे, केंद्र के इशारे पे ईडी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि संजय राउत ने अपने वकीलों के माध्यम से ये मैसेज दिया था कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें कई मुद्दे हैं जिसमें मुझे मुद्दे उठाने हैं और मुझे उनके सेशन में रहना जरूरी है। इसके बाद 7 अगस्त के बाद मैं हाजिर हो पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में कार्रवाई की गई, निश्चित तौर पर हर तरफ जो है इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है और इस समय संजय राउत के घर के बाहर भी
शिव सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया। और जैसे संजय राउत घर पे ईडी की टीम पहुंची, इसके बाद एक करके 5 ट्वीट जो है संजय राउत ने किए, मैं शिवसेना में रहूंगा, शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, कई ट्वीट्स किए हैं जिसको हम टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं। और सबसे अहम खबर यह है कि एक तरफ ईडी छापामारी कार्रवाई जारी रखे हुए है, इस बीच संजय राउत के घर के बाहर मैत्री आवास जो कि संजय राउत का है, घर के बाहर शिव सैनिकों का, जैसे कि हमारे नुमाइंदे अमित रॉय बता रहे थे कि शिव सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी समन जारी कर सकती है ईडी दफ्तर को लेकर, और ईडी दफ्तर या फिर संजय राउत को ले जाया जाए, क्योंकि इससे पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि नवाब मलिक के मामले में ऐसा ही हुआ था। बहुत देर तक ईडी छापामारी करती रही, फिर उसके बाद पूछताछ हुई, फिर पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया, फिर वहां पर गिरफ्तारी ईडी ने दिखाई थी। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी का भी रद्द-ए-अमल आया है, साथ ही साथ संजय राउत ने भी इजहार ख्याल किया। ये आपको सुनाते हैं। नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एमवीएस सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के रद्द-ए-अमल के बाद शिवसेना के तर्जुमान आनंद दुबे का भी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं छापेमारी कार्रवाई को लेकर। सरकार से आज सुबह 7 बजे रविवार के दिन राज्यसभा सांसद, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड हुई है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संजय राउत जी को ईडी का समन्स आया, 2 बार आया, उन्होंने कहा, लिखित में अपने वकीलों के थ्रू एक मैसेज दिलवाया ईडी को कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सत्र में बहुत सारे विषय पर चर्चा होती है, मेरा वहां रहना अति आवश्यक है, जब मैं वहां से समय पूरा करूंगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या आनंद फानंद में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है। इसका जवाब देश की जनता देगी। वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान से रियासत की सियासत गर्म है। अपोजिशन में बैठे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस मामले पर इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और अब माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। शिवसेना की युवा सेना इस मामले को लेकर आज रियासत में एहतजाज करने जा रही है। दूसरी तरफ पूरी रियासत में दस्तखती मुहिम चलाकर असेंबली हल्के में इसकी मुखालिफत की जाएगी। इस दौरान शिवसेना के लीडर गवर्नर के बयान को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि यह बयान महाराष्ट्र मुखालिफ था। बता दें कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जुमे की शाम को एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो इस शहर के पास ना तो पैसा होगा और ना ही मालियाती दारुल हुकूमत का टाइटल। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं मुंबई से। वसीम, इस बयान को लेकर
महाराष्ट्र में सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही। शिवसेना ने अब इसको लेकर दस्तखती मुहिम की भी शुरुआत करने की बात कही है। आज कितने बजे से युवा मोर्चा की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाना है और कितने जिलों तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जाएगा शिवसेना की तरफ से? देखिए, जिस तरह से शिवसेना ने इस पूरे मुद्दे को अब पकड़ लिया है, ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बीजेपी और राज्यपाल इस महाराष्ट्र के लिए घातक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बयान लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई के खिलाफ है। इस तरह की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से होती रही है। इस तरह की चीज़ों को महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब मुंबई महानगर पालिका है और जिस तरह से बयानबाजी की गई है खास करके मुंबई और थाने को लेकर, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है शिवसेना के लिए और इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। सुबह 11:30 बजे हर विधान सभा क्षेत्र की सभी को जिम्मेदारी दी गई है और सभी से कहा कि सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस बारे में राय ली जाएगी और उस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से हमने देखा, इस बयान के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपना हाथ झटक लिया इस बयान से, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल भी बैकफुट पे नजर आए। उन्होंने बातों को अपने क्लेरिफाई भी किया था, लेकिन शिवसेना इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, इससे पहले भी उनके शिवाजी महाराज को लेकर बयान आए थे, सावित्रीबाई फुले को लेकर आए थे। अब महाराष्ट्र में मुंबई को तोड़ने की बात की जा रही है और मुंबई को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 105 हुतात्माओं ने अपने बलिदान दिया उसके बाद जब मुंबई बनी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स भी नजर आएगी और इसका फायदा शिवसेना को होगा, क्योंकि मराठी आदमी को इस बात को लेकर अब नाराजगी जाहिर की जा रही है कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जब दो अभी तो शिवसेना तक है ये बयान और सियासी पार्टियों तक है। अब शिवसेना ने ये फैसला लिया है कि वो आवाम तक इस बयान को और इस रिमार्क्स को पहुंचाएगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि जहां उद्धव ठाकरे ने कई सारे रिमार्क्स दिए थे गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू देते हुए, उसका जवाब एकनाथ शिंदे ने दिया दौरा करके कई जिलों का। अब क्या जब शिवसेना की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, तो ये क्या इम्कान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब भी दे सकती है आने वाले दिनों में? जी जरूर, बीजेपी अक्सर ऐसा होता है कि बैकफुट पे नजर नहीं आती है, लेकिन इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी कहीं ना कहीं समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपना जो बैकफुट बनाए रखा। साथ ही जिस तरह से कुछ नेताओं ने बीजेपी के समर्थन किया, जैसे नीतीश राणे ने कहा कि ट्वीट के जरिए कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से गुजरातियों का, राजस्थान के लोगों का मुंबई और थाने में उनका योगदान है। तो ये बताने की कोशिश की, कहीं ना कहीं राज्यपाल को डिफेंड भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी में भारी पड़ता हुआ नजर आया। हर सवालों के जवाब उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब शिवसेना को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है और दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो बीजेपी की तरफ से इसे रोकने में पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। ये बताने की कोशिश की जाएगी किस तरह से मराठी मुद्दों को लेकर अगर शिवसेना जाती है तो अब तक उन मराठी मुद्दों के दौरान किसी भी मराठी आदमी के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह की एक रणनीति तय की जा सकती है, उनके साथ इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल खुलकर इस मामले में अभी बीजेपी के बड़े आला नेता नहीं बोलते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर ऐसा वो खुलकर समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं मराठी बिल्कुल हो सकता है कि गले की हड्डी वाला बयान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाए। एक सवाल और करना चाहूंगी, युवा सेना की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने की बात कही गई है। आपने कहा कि 11:30 बजे से ये एहतजाज शुरू हो जाएगा युवा सेना की तरफ से, और आज 3 घंटे हो गए कि संजय राउत के घर पर अभी ईडी छापेमारी कार्रवाई और पूछताछ कर रही है। तो क्या लगता है कि इस एहतजाज में इस बात को भी शामिल किया जाएगा कि ईडी का गलत इस्तेमाल मरकजी सरकार या केंद्र सरकार कर रही है? लगातार जिस तरह से शिवसेना इस बात को उठाती रही कि अब तक की जो कार्रवाई है ईडी की, वो हमेशा से सरकार हमें दबाने की कोशिश करती है, अपोजिशन को दबाने की कोशिश। जब वो महाराष्ट्र की सत्ता में भी थे शिवसेना के, उद्धव ठाकरे की सरकार में, उस दौरान भी कहीं ना कहीं उनके कई नेताओं पर दबाव ईडी के जरिए बनाया गया था। इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की जाएगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी किस तरह से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, किस तरह से उनके नेता हैं उनको दबाया जा रहा है। तो लोगों के बीच में ले जाकर इस मुद्दे को
उठाया जा सकता है। सिग्नेचर कैंपेनिंग के जरिए उन सभी से बातों में चर्चा की जा सकती है कि अचानक किस तरह से ईडी 7 बजे उनके घर पहुंच जाती है और जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जी, तो युवा सेना की तरफ से जो एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जा रहा है भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, हो सकता है कि उसमें ईडी की कार्रवाई और संजय राउत के घर पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर भी आवाज उठाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला इनकाउंटर में एक मिलिटेंट ढेर किया गया है। असला और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पटन से ताल्लुक रखने वाले इरशाद अहमद भट्ट के हलाक होने से इनकाउंटर खत्म हुआ। पुलिस के मुताबिक इरशाद इमसाल 26 मई से सरगर्म था। बारामुल्ला पटन के शालाबोन अमरगढ़ में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ ना बिजली के खंबे हैं, ना ही बिजली की तारें दस्तयाब हैं। लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं। मामूली तारें दरख्तों पर लटकी हुई हैं। यहाँ 2 रोज़ कबल बिजली के खंबे और मजबूत तार ना होने की वजह से एक मवेशी बिजली करंट लगने से हलाक हो गया, जबकि एक नौजवान लड़की मोजज़ाती तौर पर बच गई। शालाबोन अमरगढ़ के लोगों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। लोगों ने मजीद बताया कि मुहर्रम के मुक़द्दस महीने के शुरू होने के बावजूद भी इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया है। इनका कहना है कि आज तक सरकारी अहदेदारों के पास गए लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। इनका मजीद कहना है कि इस पसमानदा गांव को पसे पुश्त डाल दिया गया है। सालाबोन अमरगढ़ के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इन्हें बिजली के तार और खंबे फराहम किए जाए। जी सर, हमारे मुश्किलात है, मगर हम इस वक्त हमें ज़बरदस्त मुश्किलात है बिजली की। आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये बिजली तार थे हमने जो ये थोड़े थे जो घर में ही लगाया था मामूली लुकड़ी टुकड़ी पे, ये इस वक्त लटे रहा था। मगर हम महकमा से चंद साल पहले हमने भी गुजारिश किए थे। बहुत साल हो गए हमको हर गुजारिश करते हैं कि हमें पोल दीजिए, तार दीजिए, मगर हमको कोई ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चंद एक दो रोज पहले हमको यहाँ एक हादसा हुआ था। एक लड़की ने बुगरी के पीछे दौड़ रहा था, ऊपर से तो जो तार है वो तो गिर पड़ा। उससे मौका ही पर बिजली उस बुगरी का मौत हुआ था। जो वो लड़की थी वो बाल बच गई थी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलात है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर नहीं है। आप देख रहे हैं पोल भी नहीं है। जो ये तार है ये दरख्तों पे लटकी हुई है। यहाँ पे पहले ही 2-3 दिन से हादसा हुआ कि एक बकरी शनाख हो गई। यहाँ पे मुहर्रम के आयाम भी होने वाले हैं। यहाँ पे कोई पावर भी नहीं है। जैसे कि आप देखें आलमी शरीफ के साथ साथ हम अब जुलूस भी निकलना चाहते हैं। जहाँ पे जब तार नीचे तो हम क्या करेंगे। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें तार चाहिए और पोल चाहिए, और यहाँ पे भी पानी भी नहीं है। एक्सीडेंट गसान दुह पे पावर अकिस महल अकिस महल कहें। मे कोर ओत्र इंस्पेक्टरस लान मेन अर्ज मे दोक शीटो पावर। तमो दोप तुम गो दफ्तर वाले तिमन वन गसान दफ्तर वाले तिम दान तुम दी सा लिखित दिमो तार तो पोल दिवान ना कहें तखा। सह बड़ बार मुश्किल गसान दुह एक्सीडेंट। तार पेवान जमीन पे पेवान, बचन पे पेवान, छावलन पे पेवान, जानवरन पे पेवान। कहें तो दाद ना पे कर ना पोल तुम दिव पान त नजर। अगर तुम पान तुम कुन जाए तार लड़ा, कुन जाए कुन पोल तार सुद, कुन घर तार सुद। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के पटन के शालबोन अमरगढ़ में है। यहाँ पे लोगों का इल्ज़ाम है कि न यहाँ बिजली के तार हैं, न बिजली के खंबे हैं, और ये लोग जो बुनियादी सहूलियात है यहाँ पे उनका फुकदान है। पीने के पानी के भी मुश्किलात यहाँ पे दरपेश है, और लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ बिजली महकमा और महकमा जल शक्ति ने उन्होंने यहाँ पे उन्हें खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया है। और ये लोगों का कहना है कि यहाँ उन्हें गुज़श्ता 40 बरसों से ये लोग जो है पीने के पानी से महरूम हैं, और ये आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे बिजली के खंबे नहीं हैं, बिजली तार जो है वो दरख्तों पर लटकी हुई है। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनके जो बुनियादी मसाइल है, बुनियादी मुश्किलात है, उनका अजाला किया जाए। अगरचे यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि आज मुहर्रम के आयाम शुरू हुए हैं, और इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट्स की तरफ से मीटिंगें हो रही है, फंड्स वागुजार किए जा रहे हैं, मगर यहाँ ज़मीनी सूरत हाल कुछ और है। इन्हें उन फंड से कोई हासिल यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें फ़ौरन बिजली की तार फराहम की जाए, बिजली के खंभे फराहम किए जाए, और पीने के लिए साफ़ पानी फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, अमरगढ़, पटन।
जिला रामबन में महकमे PMGSY की नाकिस कारकर्दगी का आलम यह है कि महकमे की डिवीजन बानिहाल की जानिब से तामीर किया जा रहा सरबगनी शगुन सड़क राब्ता महकमा के तमाम तर उसूल व ज़वाबित की खिलाफ बनाया जा रहा है और पहाड़ी इलाके में सड़क की बहुत कम कटाई की वजह से निहायत ही तंग है कि एक गाड़ी का गुजर मुश्किल से होता है। वहीं दीवारों का मेयार इतना गिरा हुआ है कि मामूली बारिश इस दीवारों को यानी इन दीवारों को अपने साथ बहा कर ले जा सकती है और सड़क निहायत ही खतरनाक बनी हुई है। इस ज़िम्न में ज़िला इंतज़ामिया और महकमे PMGSY जो ध्यान देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए DDC चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने सड़क राब्ते का जायज़ा लिया और महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सड़क का मुआयना करने को कहा है। का कम से कम फाउंडेशन 1.20 चाहे नीचे से जो क्रेड की फाउंडेशन है और छोड़ के पीछे 1.20 चाहे तकरीबन इसको खसका डाल पीछे छोड़ देना है तकरीबन 10 इंच, उसके बाद ये रुकेगा। उधर देखो क्रेड जो इन्होंने बनाया है ये क्रेड भी नहीं बांधा है इन्होंने, कैसे रहेगा ये। और रोड की हालत देखो, एक्सीडेंट नहीं होंगे फिर क्या होगा। ये जो ठेकेदार है यहाँ ये नालायक है, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहे। 2006 से इनको रोड नहीं बन रहा है यहाँ। लोगों की प्रॉब्लम में देखो, हम खुद आए, हम डरते हैं इतना कि हम कैसे नीचे पहुंचे पॉइंट पे। और इनकी ये कमजोरी है और मैं डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा कि आप फौरन इस रोड का के लिए आप इन जई जहां आपका AEE है वो क्या कर रहे हैं इधर, उनको यहां भेजें और इसको रोड को थ्रो करें। शगन रोड पे आज आए हैं और पूरा हमने इसका विजिट किया जहां तक ये रोड जाती है ऊपर शगन पंचायत तक। मैं कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है इस रोड में गाड़ी को चलाना और बिल्कुल फिक्स रोड है। जहाँ तक PMGSY की गाइडलाइन है उनको 33 फीट से अबव, आज तो मुझे लगता है 40 फीट चला गया है। और जो गाइडलाइन है उसके अंदर उनकी लैंड एक्विजिशन जो होती है, लैंड एक्विजिशन के हिसाब से किसी भी जगह मुझे नहीं लगा कि इस रोड में कहीं रोड कटिंग हुई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।